बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्ज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अपने इस प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान में खेलों की खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से गुफ्तगू की और कई क्रिकेटर्स से इस शो में हमने आपकी मुलाकात भी करवाई। लेकिन आज के इस शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के लिए स्पिन बॉलिंग में एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह मोहतरम अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद हैं। अब्दुल कादिर साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और सबसे पहले आपसे ये जानना ये चाहूँगा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं, साबिक़ क्रिकेटर्स, उनको जो अब नौकरी मिल जाती है या उनको कुछ इशारे मिलते हैं तो सब कुछ ऑल इज़ गुड हो जाता है, लेकिन आप काबू आ नहीं रहे। ऐसे क्या मसाइल हैं आपके? कम से कम आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो सेकंड पोर्शन है इसको मैं पहले करता हूँ। आपको याद होगा कि ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और कराची के अंदर प्रोग्राम्स हो रहे थे। उसके अंदर आपने एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक क्वेश्चन किया। तो मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनका कोई लिंक नहीं था और मैं उस वक्त डायरेक्टर स्पिन काम कर रहा था क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आपने मुझे सवाल किया कि कादर साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो रूल असूल और कानून के तहत क्रिकेट को चलाते हैं या अपनी मनमानी पे चलाते हैं? तो मैंने आपको बोला कि पहले ये जो बंदे हैं जो क्रिकेट बोर्ड में काम नहीं करते, ज़रा इनसे जवाब ले लें, मैं बाद में दे दूँगा जवाब इसका। तो सब ने जो जवाब दिए थे वो भी आपने सुने थे, जो नहीं थे क्रिकेट बोर्ड में। और मैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर था और मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, किसी ने भी रूल असूल कानून के तहत काम नहीं किया। सब ने अपनी मनमानी और अपनी इंशा के तहत काम किए सारे। क्रिकेट बोर्ड को बेसिकली देखें, तनकीद का लफ्ज़ थोड़ा सख्त हो जाता है कि लोग समझते हैं तनकीद होता है कि किसी के अंदर से ऐसे ही आप बुराइयां जो है वो अख़ज़ करने की कोशिश करें। नहीं, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे सारे बंदे जो हैं वो एक मुसलमान भाई हैं मेरे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब उम्मती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने क्रिकेट के अंदर ही काम किया, मैंने अपनी क्रिकेट जो है अपनी सारी ज़िंदगी क्रिकेट को दी। मुझे मेरा मज़हब कहता है कि जब भी बात करोगे तो सच्ची करोगे, खरी करोगे। तो जब मुझे सवाल होता है तो मैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उसके जवाबात देता हूँ। अब अगर क्रिकेट बोर्ड में शऊर वाले लोग हों तो वो उस बात को गौर से सुने। तो फिर या तो ये है ना, फिर क्रिकेट बोर्ड मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं देता जब मैं सवालात उन पे खड़े करता हूँ? आप भी तो देखें यही काम कर रहे हैं ना, नेशन के लिए कर रहे हैं। जो सवालात आपके ज़हन में होते हैं आप क्रिकेट बोर्ड के सामने रखते हैं। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्रिकेट बोर्ड जो है बेसिकली वहाँ पे जो लोग लगे हुए थे उनका भी कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का होता है जो उनको लेकर आते हैं बेसिकली, कि वो लोग जो हैं नॉन क्रिकेटर्स को क्रिकेट बोर्ड में बिठा देते हैं। तो मेरी जो सबसे पहली कॉन्फ्रंटेशन है वो इधर से शुरू हो जाती है कि भाई आपने क्रिकेट को नॉन क्रिकेटरों के हवाले क्यों किया। मैं इस पे ये डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, अपने ग्रेड से भी और नॉन क्रिकेटर से भी, क्योंकि मेरी नज़र में तो ऐसा है कि स्पेशलिटी को काउंट किया जाता है। अब क्रिकेट ही रह गई है जो इतना स्पेसिफिक फील्ड है कि इसके ऊपर तो स्पेशल लोगों की ज़रूरत है। और वो लोग जिन्होंने ग्राउंडों में ज़िंदगियाँ दी हैं, आई एम वन ऑफ देम, कि जिसने, मेरा ख्याल है कि जितनी मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, बड़े कम पाकिस्तान में लोग हैं जिन्होंने खेली होगी। तो ग्राउंडों की मार खाई हुई है, ग्राउंडों तक का पता है किस तरह की विकेट होती है, किस मौसम में क्रिकेट करवानी चाहिए। ये यहाँ पे तो बदबख्त वो लोग बैठे हुए हैं कि जो ये नहीं देखते कि गर्मी कितनी है, गर्मी से लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में। और इन्होंने पिछले साल भी जो करवाए हैं टूर्नामेंट, आपके सामने ही है कि वो 4 रोज़ा मैच करवाया, साथ ही उन्होंने वनडे भी शुरू करवा दिया 1 दिन के रेस्ट के बाद। तो अब आप देखें कि अगर यहाँ कोई क्रिकेटर हो वो कभी नहीं करेगा। क्यों? कि 50 ओवर गेम अलहदा है और ये 4 रोज़ा मैच जो है ये इससे टेस्ट प्लेयर मिलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आपने मैकी आर्थर की बात की अब्दुल कादिर साहब, वहाब रियाज ख़राब कारकर्दगी पर टीम से बाहर हो गए, मोहम्मद इरफान इस टीम में मौजूद नहीं हैं, इस टीम से कई और बॉलर्स ड्रॉप हो गए। हम बात करेंगे जुनैद खान ऑन एंड ऑफ खेलते रहते हैं। इस टीम में अब शामिल नहीं है सुहेल खान, इस टीम में अब इमरान खान जूनियर शामिल नहीं है, इस टीम में अब राहत अली शामिल नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं जो 2015 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे। फिर
अज़हर महमूद इस टीम के साथ बॉलिंग कोच की हैसियत से क्या कर रहे हैं? जब हसन अली 4 विकेटें हासिल करते हैं तो कहते हैं कि अज़हर भाई की बहुत मेहरबानी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो अज़हर महमूद 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अगर इन बॉलर्स को ठीक ही नहीं करना और अगर अज़हर महमूद ने सिर्फ उन खिलाड़ियों पर तवज्जो देनी है जो टीम में मौजूद हैं, फिर उनकी बॉलिंग कोच की हैसियत की सलाहियतों पर, अहलियत पर सवाल उठता है या नहीं? ये देखो, ये सारी गलतियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं, जिनको दूरबीन लगा के इनको नज़र आ जाता है कि अज़हर महमूद इंग्लैंड में है। इनको दूर से नज़र आता था कि जी वसीम राजा तारा अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो इंग्लैंड में है। इसी तरह खान मोहम्मद साहब इनको इंग्लैंड में नज़र आ जाते थे। इसी तरह दूरबीन से वकार यूनुस इनको नज़र आ जाता है। इसी तरह वो अकरम। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क की बदनसीबियों में से ये एक बदनसीबी नहीं है कि आपके पास ग्रेट्स अवेलेबल हों। चलो जी, इमरान खान साहब तो सियासत में चले गए, उसके बाद किसका नाम आता है? सरफराज नवाज़, दी ग्रेट सरफराज नवाज़, जिसने बताया कि मूव बॉल को कैसे करते हैं। अब आपके पास वकार यूनुस की शक्ल में बेहतरीन एक बॉलर जो कि बेस्ट बन सकता है, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, ये जो सारे बंदे हैं, आप इनके होते हुए जब आप अज़हर महमूद को लगाते हो, इसके होते हुए जब मोहम्मद अकरम को टीम के साथ लगाते हो, तो मेरा दिल करता है मैं सर अपना जो है वो फोड़ लूँ, सर मारूं मैं अपना दीवार के अंदर कि ये क्या हो रहा है भाई। और फिर कोई बारियां नहीं है, हर जगह सीनियरिटी को एक सलूट किया जाता है, फ़ौज से लेके सिविलियंस के अंदर जो सीनियर होता है। आप इंतज़ार क्यों नहीं करते हो अपनी बारी का? आप क्यों पीछे से आके लाइन तोड़ के और आप आगे जाने की कोशिश करते हो? ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती है क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए होते हैं कि जब आपको नज़र आता है कि फास्ट बॉलिंग का शोबा है, इसके अंदर सरफराज नवाज सबसे सीनियर है, उसको उससे उसकी खिदमत करो और उससे खिदमत करवाओ। उसके बाद अगर जो लड़ी आएगी वसीम अकरम, वकार यूनुस की, उनसे करो, फिर शुएब अख्तर की उससे करो। इसी तरह प्लेयर और बैट्समैनों में अगर माजिद खान आपको अवेलेबल है, ज़हीर अब्बास, ये पहली लड़ी है। उसके बाद जो आती है तो यूनुस खान आ जाता है, इंजमाम आ जाता है, यूसुफ आ जाता है, ये लोग सारे आ जाते हैं। आप इस तरह क्यों नहीं करते हो? आप इससे नहीं, आप लॉटरियाँ निकालते हो। तो ये लॉटरियाँ निकालेंगे जब नॉन क्रिकेटर्स आएंगे, जब क्रिकेटर आएगा उसको खुद भी शर्म आएगी कि यार कुछ सीनियरिटी भी कोई चीज़ है, आपकी फील्ड के अंदर है। अगर कल को कोई आदमी आ जाए और आके बैठे जी कि मैं यही हुसैनी साहब की तरह मैं भी प्रोग्राम कर सकता, तो प्रोग्राम तो हो जाएगा, लेकिन वो जो मेहनत है इसके पीछे जो आप करते हैं, जो इसके ऊपर सारा सर कपाते हैं और एक इतनी देर से, इतने सालों से आप ये खिदमत कर रहे हैं, वो उसका लिहाज तो होना चाहिए ना कि वो आपके सर के ऊपर तो नहीं आके मतलब बिठा देना चाहिए। इसी तरह मैं चाहता हूँ हर फील्ड के अंदर आप सीनियर को पहले लें, फिर जूनियर को लें, फिर इस तरह हर बंदे की बारी आएगी। लेकिन ये सिस्टम कौन बना के देगा? सिस्टम बना के देगा। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा रब जानता है मैं वज़ू में हूँ, मैं नहीं किसी के ख़िलाफ़, ना मैं इहसान मानी साहब के, ना सुबहान के, ना हारून के, ना किसी। मैं ये बात करता हूँ कि ये जो लोग अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी काम सही क्यों नहीं करती? ये क्यों नहीं करती वहाँ पे कि हाँ यार सीनियर को पहले इज़्ज़त दी जाए, उसके बाद जूनियर आएंगे, फिर इस तरह आएंगे। आपने 2009 में आमिर को खिलाने के लिए कहा, अब वर्ल्ड कप में मिकी आर्थर और इंज़मामुल हक आमिर को खिलाना चाहते हैं, लेकिन आमिर की परफॉर्मेंस सबके सामने है। आमिर को आपने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ में एक मैच खिलाया और वहाँ पर आप नए खिलाड़ियों को मौका देते रहे, मोहम्मद अब्बास को, हसनैन को आप खिलाते रहे, लेकिन उस आमिर को जिसको आपने यूएई की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक मैच खिलाया, क्या ये इंसाफ के तकाज़ों पर बात बनती है कि आमिर को बग़ैर परफॉर्मेंस के आप वर्ल्ड कप में ले जाएं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ आमिर के बारे में कहते हैं कि उसने आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भारत के ख़िलाफ़ मैच विनिंग स्पेल किया था, इसकी बुनियाद पर उसको टीम में होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बात सुने, ये बात नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि मैं प्लेयरों के ख़िलाफ़ नहीं होता हूँ, मैं हमेशा मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ होता हूँ। वो ब्लू आइड है मिकी आर्थर का, ठीक है, और उधर इंज़माम की प्रॉब्लम है उसका जो भतीजा है। अब ये दोनों जो भी करते हैं मिलजुल के करते हैं, मेरे हिसाब से जो कि हमें नज़र आता है वो ऐसा ही है कि इनकी दोनों की नीयतें ठीक नहीं हैं और ये दोनों इंसाफ नहीं करते। मैं मिकी आर्थर, इंज़माम और मानी साहब से ये पूछता हूँ कि अगर आमिर खेल रहा है तो फिर वो क्यों नहीं खेल रहा, सलमान बट क्यों नहीं खेल रहा, जो कि हर फॉर्मेट के ऊपर सबसे ज़्यादा उसने रन्स किए, हर जगह जस्टिफाई किए। अभी आपकी 50 ओवर गेम हो रही, उसने फिर 100 किया, तो आप उसको क्यों नहीं खिलाते हो? क्यों उसके साथ ये फादरली फिगर अपना मानी साहब आपका सलूक क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं पूछते मिकी आर्थर से, क्यों नहीं पूछते आप इंज़माम से कि उसको क्यों नहीं खिलाते हो, क्यों नहीं कंसिडर करते हो? और आप ये भी क्यों नहीं पूछते हो, इमामुल हक बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं खुद कहता हूँ, उसकी प्लेयरी के ऊपर मुझे कोई शुबा नहीं है, उसकी सिलेक्शन पे मुझे एतराज़ है कि आप 13वें नंबर पे थे या 16वें नंबर पे थे कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में,
और आपके चचा ने आपको खिला दिया। मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, उस जो 13 या 14 बंदे उसमें आबद अली भी था जिसको आपने 31 साल का कर दिया। कहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि उन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट में वापस नहीं आना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क के साथ जो है वो इस मुल्क के नाम के साथ गलत किया, जिन्होंने फिक्सिंग में जो है इस मुल्क को बदनाम किया, इस मुल्क की क्रिकेट को ख़राब किया। बट आपका सॉफ्ट कॉर्नर है सलमान भट्ट के लिए, जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, क्यों ऐसा क्यों? ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप वसीम अकरम से लेके सलमान भट्ट तक सबको टांग देते, इनको तबाह बर्बाद कर देते जो इन लोगों को। लेकिन जब आपने रूल तोड़ा और रूल तोड़ के आपने आमर को खिलाना शुरू किया तो फिर हर बंदे के लिए आज़ादी थी, आपको दानिश कनेरिया को भी खिलाना चाहिए था। मेरा ये मौक़िफ़ है, या तो इन सबको टांग देते या इन सबको अगर आपने रिलीज़ किया है तो फिर सबके साथ एक फादरली फिक्र की तरह आप सलूक करते। ये तरीक़ेकार गलत। वर्ल्ड कप में आमिर की टीम में जगह बनती है अब्दुल कादिर साहब? नहीं, मुझे नहीं पता बनती है कि नहीं बनती है। उसके 14 मैचेस में 5 विकेटें हैं। इस परफॉर्मेंस में बनती है? आप तो ना, बिल्कुल नहीं बनती है। वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान टीम के इम्कानात आप क्या देख रहे हैं? दे वी कैन कीप अवर फिंगर्स क्रॉस फॉर देम कि अल्लाह करे जीते बस। लेकिन जो हालिया कारकर्दगी है उसको मद्देनजर रखते हैं। देखिए, मैं शेख रशीद साहब की तरह प्रेडिक्ट नहीं करता कि जी क्रिकेट जो है, क्रिकेट इज़ बिगर दैन एक्सपर्ट्स। मुझे बहुत 100% पता है, इसलिए मैं डरता हूँ इसमें प्रेडिक्ट करते हुए। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं दुआ करूँगा इनके लिए कि अल्लाह करे कि ये जीतें या अच्छी परफॉर्मेंस दें। ये जो यूएई में आपने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक तजुर्बा किया, 5-0 से आप हार गए, और अब आप इंग्लैंड में खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो आप यूएई में तो ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सके, तो आपको लगता है कि इंग्लैंड को हरा देंगे? नीयतें अपनी अच्छी करते हैं, मिशन एम्बिशन के साथ जाते हैं, ये सोच के कि यार पाकिस्तान में हर आदमी हमारे लिए दुआ करता है कि हम जीते। तो एक बहादुर सिपाही की तरह, एक फ़ौजी की तरह आप लड़ते हो तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर इज़्ज़त देंगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हो और लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर टीम बन जाती है, फिर आगे ग्रुपों की शक्ल बन जाती है, फिर वो आते हैं तो वो कहते हैं ठीक है यार, इसको ये रन आउट भी होता तो होता रहे, अपना मैं परफॉर्मेंस करूं, मैं अपनी परफॉर्मेंस कर दूं, मैं 50 कर लूं, मैं अगला मैच भी खेल लूँगा। जब उसके अंदर ये सारी डिटीरिएशन और बुरी नीयतें और बुरी चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो फिर परफॉर्मेंस डैमेज होती है। 2007 वर्ल्ड कप शोएब मलिक खेले, 2011 वर्ल्ड कप में टीम से ड्रॉप हुए, 2015 वर्ल्ड कप में मोइन खान ने उनको सेलेक्ट नहीं किया, 2019 वर्ल्ड कप में उनकी सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं कि शोएब मलिक ने 2001 से 2018 तक इंग्लैंड में 24 एक रोज़ा मैच खेले हैं और इन 24 एक रोज़ा मैचों में 13 की औसत से उन्होंने 300 रन स्कोर किए हैं और 150 उनके क्रेडिट पर है। क्योंकि शोएब मलिक ने कह दिया कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो आपके ख्याल में इस कारकर्दगी पर उनको इंग्लैंड ले जाना मुनासिब होगा? देखिए, शोएब मलिक इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गाय कि उसने जिस तरह प्रोलॉन्ग किया अपने करियर को, ये सबके सामने है। वो आज भी देख लेना, उसने अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंतज़ाम, मिकी आर्थर, इन सब को बड़ा अच्छा कंट्रोल करके चला। उसने अपने सिर्फ करियर को बढ़ाया जिसमें पैसा था, ये वो सारा। बाकी उसकी जो खिदमात है बेसिकली वो कोई ऐसा सच नहीं है कि जिसको आप देखकर आप उसके, वो कह रहा है मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंतज़ाम और मिकी आर्थर उसको कप्तान बना देते हैं। ये कैसी बदनसीबी की बात है कि आपके पास इतना अच्छा टाइम है, ये आप वही काम कर रहे हो जो काम मिसबा और हफीज़ छोड़ गए। मिसबा कप्तान बना तो उसने वाइस कप्तान नहीं पैदा किया, हफीज़ बना उसने वाइस कप्तान नहीं पैदा किया कि कल को हम चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। सेम हरकत जो है वो ये सिलेक्शन कमेटी कर रही है, इंतज़ामुल हक, ये मिकी आर्थर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ये दाग है कि आप बजाय के शोएब मलिक के बारे में सोचते कि उसको कप्तान बनाया जाए, जो खुद कह रहा है मैं वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेलूँगा, आप वाइस कैप्टन को क्यों नहीं तैयार करते? आपको इंटरव्यू को ये संभाल के रखना। मैं आज एक प्रेडिक्शन शेख रशीद साहब की तरह करने लगा हूँ, समझ गए? कि वो ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान के फ्यूचर का कैप्टन है। आप उसको वाइस कैप्टन बना के तैयार क्यों नहीं करते हो, जो कि परमानेंट मेंबर है टीम का और वो इस तरह सीखेगा। लेकिन आपको ये बातें ही तो बुरी लगती हैं कि आप अच्छा तो सोचते नहीं हैं, अच्छा करना नहीं चाहते। अगर आपके पास कोई माइंड हो, क्रिएटेड माइंडेड आप हो, तो आप ऐसा ही सोचेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप शोएब मलिक के पीछे भाग रहे हो, जो कि खुद कह रहा है वर्ल्ड कप मेरा आखिरी, ताकि वो आपको ये झांसा है एक किस्म का कि जी चलो किसी तरीके के साथ वर्ल्ड कप तो मैं खेलूँ ना, बजाय कि उसको बाहर बिठाया जाए कि 150 है 24 मैचों में आपका भाई नहीं, हमने आपको सिलेक्ट करना। इससे अच्छा हम आसफ़ को ले लेते हैं, उमर अकमल है, मिडल ऑर्डर में ही आपको चाहिए ना।
और क्या चाहिए आप? अगर हफीज़ फिट हो जाता है तो बेहतरीन चॉइस है कि आप शुएब मलिक को बाहर रखें, हफीज़ को टीम के अंदर रखें। हफीज़ से बेहतरीन ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है और वो बैटिंग भी करता है, तो चॉइस भी है इधर। लेकिन आप अगर उसी पे ज़िद हो कि उसी को कप्तान बनाना है, उसी को कैरी करना है, तो इससे क्या मुराद है? इससे यही बात है, मैनिपुलेटिंग है, कॉन्टैक्ट बेसिस है और मनपसंद के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। अब्दुल कादिर साहब, जो किया गया सरफराज के साथ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, उनको बाहर बैठाया गया, लोगों ने बड़ी तनकीद की, खुद सरफराज जो थे वो कंफर्टेबल नहीं थे। क्या सरफराज कमज़ोर कप्तान है? देखिए, कमज़ोर कप्तान का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं समझता हूँ ही इज़ ए फाइटर। वो एक ऐसा क्रिकेटर है कि जो हारी हुई बाजी को जितवा सकता है। वो विनिंग प्लेयर है मेरी। अपने लिए तो वो लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, मैं बताता हूँ वो कमज़ोर कहाँ है, कि जहाँ वो कौम को अपनी सच्ची बात नहीं बताता कि उसको जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यही कमज़ोरी है ना। ये ग्राउंड के अंदर वो कमज़ोर नहीं है, ग्राउंड के बाहर वो कमज़ोर है। वो आपको 100 किस्म की एक्सक्यूज़ दे सकता है कि जी अब मैं या भाई आपको क्या बताऊं, ये असल बात तो ये है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता। कमज़ोर है यहाँ, ईमान की कमज़ोरी है। अगर ये बात देखें, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं तब भी इस तरह की बातें करता था, सीधी सीधी बातें करता था, क्योंकि मुझे मेरा रब पे ईमान बड़ा ताकतवर है कि मेरे रब ने तो फिर भी अल्लाह पाक ने मुझे 18 साल पाकिस्तान खिला दिया, पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। तो मकसद है कि या तो इंसान, आजकल के क्रिकेटर जो हैं ये बेसिकली सियासतदान हैं, ये देखते हैं कि इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है, इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझे टीवी पे क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। वो इस तरीके की गेमों में खुद फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मैं तो उसको बड़ा पुश करता हूँ, सरफराज को आप बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ प्लान ना करें, उसको हटाने का ना सोचें, उसको कॉन्फिडेंस दें। आपने ये जो किया है रिजवान को इस्टेब्लिश करके, बहुत बड़ी गलती आपने की है कि आपने जानबूझ के उसको इस्टेब्लिश कर दिया, और ये वर्ल्ड कप में इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि एक बंदा मेरे पीछे लग गया है और उससे उसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो सकती है, वो टीम से भी बाहर हो सकता है और उसकी जगह पे जनाब ये खेल सकता है, तो ये रिजवान भी आ सकता है। यहाँ इस हमारे मुल्क में सब कुछ, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत शुक्रिया आपका, मशरिक़ के जादूगर अब्दुल कादिर साहब। और गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और उस खिलाड़ी से जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि चिराग तले अंधेरा है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो शायद ये कहना गलत ना होगा। आज जो बातें अब्दुल कादिर साहब ने कहीं वो दिल को छू लेने वाली तो ज़रूर थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कान और आंखें बंद हैं, तो उनके लिए शायद इन बातों की ना अहमियत है, ना इन बातों से वो कोई नतीजा अख्ज़ करेंगे। हाँ, एक बार फिर नाराज़ ज़रूर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में अब्दुल कादिर के इस इंटरव्यू के बाद चहमगोइयाँ ज़रूर होंगी। पाकिस्तान के वो साबिक़ क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं, वो एक बार फिर कहेंगे, लो अब्दुल कादिर साहब ने आज एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रगड़ दिया। इतना ही कह सकते हैं। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, आज के मेहमान अब्दुल कादिर साहब के हमरा चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।